आज की हमारी कहानी अब तक की स्टोरीज में सबसे अलग छाप छोड़ने वाली है और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम अब डेली इस पर हो सके तो एक स्टोरी ज़रूर अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली। भारत के छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर ना जाने कितनी कहानियाँ दबी रह जाती हैं। भीड़, धुआं, सीटी और डिब्बों की खड़खड़ाहट के बीच किसी का दर्द, किसी का रहस्य और किसी का डर बस मिट्टी और दीवारों में दफन हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है शरावती रोड जंक्शन की, जो आज भी वहाँ के लोगों की नींद उड़ा देती है। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 28 साल पहले। शरावती रोड जंक्शन, साल 1997। ये स्टेशन उत्तर प्रदेश जिला बलरामपुर में स्थित है। स्टेशन छोटा सा था पर जिसमें बस 3 प्लेटफॉर्म और 2 सिंगल केबिन और पीछे की ओर बनी एक रेलवे कॉलोनी की ये क्वार्टर्स पुराने ज़माने के थे। लाल ईंटों की दीवारें और छत पर बरसात में टपकते हुए कोने। कॉलोनी के आखिर में था क्वार्टर नंबर 46, जिसके चारों तरफ झाड़ियाँ उगी रहती और रात में वहाँ गुप्त अंधेरा छा जाता। छोटा स्टेशन होने के नाते वहाँ भीड़ भी काफ़ी कम हुआ करती और इस क्वार्टर नंबर 46 में रहते थे राम प्रसाद गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी और वो पेशे से रेलवे गार्ड थे, जिनकी ड्यूटी ज़्यादातर लखनऊ और गोरखपुर पैसेंजर्स ट्रेन में होती थी। वे अपने परिवार के साथ ही उस क्वार्टर नंबर 46 में रहते थे। उनकी पत्नी सीमा देवी, जिनकी उम्र महज 38 वर्ष थी, तो वहीं उनकी बड़ी बेटी पूनम, जो महज 14 वर्ष, और बेटा विक्की, जो मात्र 9 साल का था, और वे सभी लोग वहीं रहते थे। राम प्रसाद अपनी ड्यूटी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और कॉलोनी के लोग अक्सर कहते, गुप्ता जी थोड़ा सख्त हैं मगर दिल के साफ हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी लोग बाहर से देखते हैं। साल 1996 के बाद से राम प्रसाद में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा था। वो अक्सर ड्यूटी से लौटते ही खामोश हो जाया करते और बच्चों से भी बात करने में झिलझिलाने लगते और कई बार तो गुस्से में चीज़ें पटक देते, जैसे वे अंदर ही अंदर किसी चीज़ से घुटन महसूस कर रहे हों, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। और अक्सर अब जो परिवार कभी हंसी खुशी से मिलजुल कर रहती थी, अब कॉलोनी वालों को कभी कभी राम प्रसाद की पत्नी सीमा देवी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। लेकिन आस पड़ोस के लोगों में से किसी ने दखल नहीं दिया। रेलवे कॉलोनी में हर घर की अपनी अपनी परेशानियां थीं और फिर एक रात ऐसी आई जिसने राम प्रसाद के परिवार की नींव हिलाकर रख दी। 13 जून 1997, वो काली रात, शुक्रवार का दिन था और मौसम भी उस रात बहुत अजीब था। आसमान में बादलों के बीच गर्जना और हल्की बारिश। राम प्रसाद उस रात गोरखपुर से ड्यूटी करके घर लौट रहे थे। उस वक्त घड़ी में 11:40 हो रहे थे और रात भी काफ़ी हो चली थी कि तभी गेट पर खड़ी सीमा देवी ने देखा कि उनके पति के चेहरे पर ना जाने कैसी बेचैनी थी। वो बिना कुछ बोले ही भीतर चले गए और रात के तकरीबन 12:10 के करीब कॉलोनी में रहने वाले गार्ड रमेश यादव ने सुना कि एकदम से क्वार्टर नंबर 46 से तेज चीख आई, जिसे सुनते ही वो भागकर राम प्रसाद के घर पहुंचे तो दरवाज़ा भीतर से बंद था। कुछ देर तक खटखटाने के बाद कई लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे और अभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ कमरे से आ रही थी और वे लोग दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था कि तभी तकरीबन 12:25 पर भीतर से आ रही आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। जब आवाज़ें आनी बंद हो गई तो सब अपने अपने घर लौट गए। सबको लगा कि झगड़ा शांत हो गया, लेकिन वे सभी आने वाले एक बहुत बड़ी मुसीबत से अनजान थे। और अगले दिन सुबह के 10 बजे तक राम प्रसाद के घर से ना कोई आवाज़, ना कोई बाहर आया था। कॉलोनी के लोगों ने चिंतित होकर घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही राम प्रसाद के घर का दरवाज़ा टूटा तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत से चारों लोग रस्सी के सहारे लटके हुए थे। दिल दहला देने वाला वो मंजर देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राम प्रसाद सबसे आगे रस्सी से झूल रहे थे और पीछे उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, और नीचे ज़मीन पर चारपाई उल्टी पड़ी थी।
और बगल में रखी थी राम प्रसाद की यूनिफॉर्म, जिसे उन्होंने सलीके से तय किया हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि चारों की आंखें खुली हुई थी, जैसे आखिरी पल में वो किसी को घूर रहे हों। इतना सब हो जाने के बाद फौरन वहाँ रेलवे पुलिस पहुंची। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट बनाई, आर्थिक और मानसिक तनाव के कारण सामूहिक आत्महत्या। लेकिन क्या वाकई में ये आत्महत्या ही था या किसी की गहरी साजिश? क्योंकि इतना हंसी खुशी से रहने वाला परिवार क्यों अचानक किसी की नज़र कैसे लग सकती है? उन्हें एक कदम क्यों उठाना पड़ गया? क्या थी इसके पीछे की वजह? ये सवाल राम प्रसाद के कॉलोनी के लोगों में एक साथ गूंज रही थी, लेकिन असलियत कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ना ही कोई सुसाइड नोट मिला था और ना ही कोई ठोस सबूत जो दावा करे कि ये सुसाइड ही था। दिन बीतते गए और दिन प्रतिदिन लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जैसे गुप्ता जी पर बहुत कर्ज था, ड्यूटी में किसी ट्रेन हादसे का बोझ था, उस क्वार्टर में पहले भी मौतें हुई थी, मगर असलियत किसी को नहीं पता थी। और 1997 के बाद उस घटना के कारण क्वार्टर नंबर 46 को बंद कर दिया गया और कुछ साल बाद रेलवे ने उसमें दूसरे कर्मचारी को शिफ्ट करना चाहा, मगर कोई ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाया। और कॉलोनी के लोग आज भी कसम खाते हैं कि रात ठीक 12 बजे वहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। खिड़की में अक्सर 4 परछाइयाँ लटकती हुई दिखती हैं और कई बार तो खाली क्वार्टर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि उस ट्रैक पर उस समय कोई ट्रेन चलती ही नहीं। अब यहाँ से कई सवाल उठते हैं कि राम प्रसाद ने ऐसा क्यों किया? क्या सच में ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और भी छुपा हुआ रहस्य था जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना? या फिर कोई ऐसा भी है जिसे सब कुछ पता है? उस घटना को लोगों ने मान लिया कि यह सामूहिक आत्महत्या थी। रात के खामोशी में कानपुर सेंट्रल के पुराने रेलवे आर्काइव रूम में राकेश अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर फैला हुआ था एक पुराना अखबार, जनवाणी टाइम्स, 12 अप्रैल 1997। यही वो दिन था जब राम प्रसाद और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या की थी। वो पूरी घटना को पढ़ राकेश की उंगलियां कांप रही थी। उसने हेडलाइन पर अपनी नज़रें गड़ा दी, रेलवे गार्ड और उसके परिवार की सामूहिक आत्महत्या, रहस्य बरकरार। और शब्दों के बीच जैसे कोई सिसकियां दबी हो। रिपोर्टर ने बस इतना लिखा था कि मृतकों के शरीर कमरे में बरामद हुए, दरवाजे भीतर से बंद थे और परिवार के चारों सदस्य एक साथ फंदे से लटके पाए गए। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ये सब देख राकेश के सीने में हल्की सी झुरझुरी उठी। ये महज एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उसके करियर को बदल सकता था। वो बुदबुदाया, यही मेरी अगली कहानी होगी। यही वो राज है जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इतना सोचते हुए वो अखबार के पन्ने पलटने लगा और पन्ना पलटते हुए उसकी नज़र कोने में छपे एक छोटे से कॉलम पर पड़ी। वहाँ लिखा था, गांव वालों के मुताबिक आत्महत्या से पहले कई रातों तक क्वार्टर नंबर 46 से अजीब आवाज़ें आती थी, रोने और चीखने की, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ये लाइन पढ़ते ही राकेश के भीतर बिजली सी कौंध गई। उसने तुरंत अपनी डायरी खोली और नोट किया, रेलवे क्वार्टर नंबर 46, रहस्यमय आवाज़ें, गांव वालों के बयान। राकेश के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था कि उसे वहां जाना होगा। और अगले ही दिन सुबह के तकरीबन 6 बजे राकेश उस जगह की ओर निकल पड़ा। इटौजा गांव लखनऊ से करीब 28 किलोमीटर दूर। वहीं पर क्वार्टर नंबर 46 खंडहर की तरह तमाम रहस्य छुपाए अब भी खड़ा था। उस जगह पहुंचते ही गांव के बाहर ही एक बूढ़ा चाय वाला राकेश को मिला, जिससे राकेश ने कैजुअली पूछा, बाबा ये जो रेलवे क्वार्टर है, सुना है वहाँ कोई हादसा हुआ था? इतना सुनते ही वो बूढ़ा चुप हो गया। उसकी आंखें एक पल को डरी हुई सी चमकी। फिर धीमे स्वर में उसने कहा, बाबूजी उस घर का नाम मत लो, रात को वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। राकेश के भीतर एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन इतना सुन उसकी क्यूरियोसिटी और गहरी हो गई और शाम होते होते राकेश क्वार्टर के बाहर जा पहुँचा।
बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों से टूटा हुआ शीशा लटक रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एकदम से अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। लेकिन राकेश ने हिम्मत जुटाई रखी और उसने टॉर्च जलाई तो सामने की दीवार पर अब भी उन पुराने कैलेंडर की परछाई थी जिस पर साल 1997 छपा हुआ था और कमरे के कोनों में जली हुई चूल्हे की राख अब भी पड़ी थी, मानो परिवार कल ही खाना खाकर गया हो। राकेश ने रिकॉर्डर ऑन किया और खुद से बोला, डे 1 इन्वेस्टिगेशन, क्वार्टर नंबर 46। वातावरण भारी है और हवा में एक अजीब सी घुटन है। और अगली सुबह उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्हें से एक बुजुर्ग राम किशन ने कांपते स्वर में कहा, बाबूजी, आत्महत्या नहीं थी वो। उस रात हम लोगों ने खुद सुना था। ट्रेन की सीटी के साथ साथ औरतों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, मगर ट्रेन तो महीनों से उस ट्रैक पर बंद थी। ये सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने जोर देकर पूछा, तो क्या राम प्रसाद पागल था या फिर? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ बातें ना तो हमने समझी ना कभी किसी को बताई, और जो उस राज में गया वो लौटा ही नहीं। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। इस वजह से राकेश ने ठान लिया था कि वो खुद क्वार्टर में ही रुकेगा, और वो उस रात रुका भी। और रात के तकरीबन 12 बजे रिकॉर्डर चलाता हुआ और हाथ में टॉर्च चलाते हुए अचानक उसे हॉल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबरा कर बाहर भागा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और कदमों की आहट अब धीरे धीरे उसके पास आने लगी कि तभी दीवार पर जैसे किसी ने खून से लिखा हो एक धुंधली लिखावट राकेश को दिखी। हमने गुनाह नहीं किया। इतना सब देखते ही राकेश का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन उसका जवाब सिर्फ सन्नाटा था। राकेश के साथ अब आगे क्या होता है और क्या राकेश अब राम प्रसाद के परिवार और उसके आत्महत्या का पता लगा पाएगा? क्या वो सचमुच आत्महत्या थी या साजिश? अब जानेंगे इसके फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही इसका दूसरा फाइनल एपिसोड आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुंचे। टेक केयर।